Good afternoon, everyone. Good afternoon to all of you. Let's start our 15th lecture of electrostatics. आज 26 मई है. Exactly एक महीना पहले हमने अपनी क्लासेस शुरू की थी. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या बात कर रहे थे? लास्ट क्लास में हम टॉपिक पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू वेरियस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस. ठीक है, तो वही बात हम लोग फिर से कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू वेरियस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें सबसे पहला जो हम बात करने वाले हैं वह बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल शेल. ठीक है, ये ऐसा चीज है कि हम इसको पढ़ चुके हैं और यहाँ पे हमें बहुत ज्यादा डेरिवेशन नहीं, बस सीधा लिखना और याद रखने वाला चीज. ठीक है, तो मैं भले अलग अलग स्लाइड में सारे पार्ट्स बताऊंगा, आप बस कंटिन्यू रखना है, एक ही फिगर बनाना है. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल शेल. अब इसके वजह से निकालना है तो हम तीन जगह पे निकाल सकते हैं, एक इनसाइड, एक सरफेस और तीसरा आउटसाइड. ठीक है, हम पहले बात करेंगे सरफेस पे. शेल का आपको हिसाब किताब पता होता है कि जो भी चार्ज रखोगे सारा का सारा कहाँ लाई करेगा? सरफेस. शेल का मतलब अंदर से खाली है, सारा का सारा चार्ज अपने आप कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा. अगर इसके वजह से देखें कि मेरा पोटेंशियल कितना होगा, तो सीधे सीधे कह सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R रेडियस. ये मेरा रेडियस है. फिर जल्दी लिखते चले. पहला हमने लिखा सरफेस ऑफ द स्फीयर, यानी अगर इसको और तरीके से लिखें, हमारा जो डिस्टेंस है सेंटर से वो कितना, R जो है वो हमारा किसके इक्वल है? कैपिटल R के इक्वल है. ठीक है, पहला हमने लिखा सरफेस ऑफ द स्फीयर. जहां लॉजिक की जरूरत पड़ेगी मैं लॉजिक बताता चलूंगा, बाकी से बहुत ज्यादा डेरिवेशन नहीं करना. ठीक है, सरफेस और आउटसाइड के लिए हमारा क्लियर कट थॉट है. हम मान लेते हैं कि सारा का सारा चार्ज सेंटर पे है और एक पॉइंट चार्ज है. उस हिसाब से क्या फॉर्मूला होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R. ठीक है, आगे बढ़ते. सरफेस पे लिख लिया होगा आपने. दूसरा बात करते हैं इनसाइड द स्फीयर. ठीक है, वही उसी का है, चार्ज स्फेरिकल शेल का ही इनसाइड द स्फीयर है. यानी हम क्या बात कर रहे हैं? एट अ डिस्टेंस R. यहां पे हमारा जो R है वो कैपिटल R से कम है, यानी इनसाइड के पॉइंट. ये सब हम पहले कर चुके हैं फील्ड में. तो R जो है वो कैपिटल R से कम है. अब कितना पोटेंशियल होगा? तो लेकिन एक मेरे को आइडिया एक चीज का है कि अंदर में जो फील्ड होता है वो क्या होता है? जीरो होता है. अच्छा, अंदर में जब फील्ड जीरो होगा तो आप जानते हो कि E इक्वल्स टू क्या होता है? -dV अपॉन dr. अगर ये जीरो हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, तो पोटेंशियल तो कांस्टेंट हो जाएगा. इसका मतलब कि अंदर में पोटेंशियल हर जगह कांस्टेंट रहता है. बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे आता है. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल inside the shell is constant. अब सवाल आता है कितना? तो जो इसके सरफेस पे है वही इसके अंदर भी होगा. कितना हो जाएगा? V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R. कहीं भी देखो हर जगह अंदर में यही पोटेंशियल होगा. इज इट क्लियर? क्या इज दिस क्लियर? क्या सबको ये क्लियर है? हमने बात किया इनसाइड द स्फीयर का. ठीक है, आगे बात करते हैं. लिख लिया सबने? तो हमने पहला बात किया सरफेस पे, अगला बात किया इनसाइड पे.
और दिमाग सिर्फ और सिर्फ इनसाइड में ही लगाना होता है, आउटसाइड के लिए इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है। नोट कर लो तो से यस, सो दैट वी कैन मूव अहेड। आर्यन, अनिमेश, रोशन, 3 लोगों ने लिख लिया, बाकी लोग हो गया? दीक्षा, रोहित, डन। अब तीसरा हम लोग बात करने वाले हैं आउटसाइड द सरफेस। अब हम बात करने वाले हैं आउटसाइड द स्फीयर, यानी कहां पे? सेंटर से आर डिस्टेंस पे। यहां पे हमारा आर क्या है? कैपिटल आर से बड़ा है। तो इसमें पोटेंशियल कुछ नहीं, आउटसाइड और सरफेस के लिए मैंने पहले बोला था कि मान लीजिए सारा का सारा चार्ज सेंटर पे है, तो क्या हो जाएगा? 1/4πε0 क्यू अपॉन स्मॉल आर। 1/4πε0 क्यू अपॉन स्मॉल आर। वी है और ये हमारा आर है। ग्राफ भी बनाने की कोशिश करेंगे। हमने देखा पोटेंशियल आर से कैसे वेरी करता है। तो हमने क्या देखा कि सेंटर से लेके सरफेस तक, सेंटर से लेके सरफेस तक तो पोटेंशियल एक ही रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है, 1/4πε0 क्यू अपॉन कैपिटल आर। लेकिन इसके बाद अगर मैं बात करूं, इसके बाद की बात करूं, पहले इसमें मान लेते हैं। पहला पार्ट तो मेरा क्या? सरफेस, इनसाइड से लेकर सरफेस, ये मेरा आर इक्वल्स टू कैपिटल आर। इसके बाद देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है V जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है। यानी मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिस्टेंस बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है? घट रहा है। तो ग्राफ कैसा होगा? इज दिस क्लियर? क्या क्या सबको ये ग्राफ क्लियर है? क्या सबको ये ग्राफ क्लियर है? मैंने बोला कि सरफेस के अंदर मेरा पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। सरफेस के अंदर मेरा पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। सरफेस के अंदर मेरा पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। उसके बाद क्या होगा? डिक्रीज करेगा। क्लियर है? उसके बाद हमारा पोटेंशियल क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। ठीक है? क्या ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल शेल समझ में आ गया? क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है अपने को। समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है? 30 सेकंड का टाइम और दे रहा हूं। आप लोग आप एक ही साथ लिखे ना, पहले इनसाइड, सरफेस, इनसाइड, आउटसाइड। ठीक है? आपको 3 बार फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। तो आर ग्रेटर देन कैपिटल आर का मतलब क्लियर है कि वो बाहर है। आर इक्वल टू आर का मतलब सरफेस पे है। स्मॉल आर लेस देन आर है मतलब कि इनसाइड है। चलिए अब आते हैं अगले पार्ट में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर। कंडक्टर की बात करने वाले हैं हम लोग। चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर की बात करने वाले। जब भी कंडक्टर की बात होती है ना, तो ज्यादा दिमाग अपने को लगाने की जरूरत नहीं होती है। सारा का सारा चार्ज क्या हो जाता है? बाहर की ओर आ जाता है। तो ये बिल्कुल हम कह सकते हैं कि बिल्कुल शेल की तरह बिहेव करता है ये।
जो शेल था और कंडक्टर था ये दोनों एक ही है। शेल में भी क्या होता है, सारा का सारा चार्ज बाहर आ जाता है, और कंडक्टर में भी सारा का सारा चार्ज बाहर रहता है। तो ये भी बिल्कुल सिमिलर प्रॉपर्टी शो करेगा, ये भी बिल्कुल सिमिलर प्रॉपर्टी शो करेगा। तो हम कह सकते हैं कि सरफेस ऑफ स्फीयर पे अगर देखें तो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 1/4πε0, बिल्कुल सेम। कितना हो जाएगा, Q/R। कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल रिपीट करना है अपने को, फिर से पुराना वाला केस बिल्कुल रिपीट कर देना है, आंख बंद करके लिखें। जो अभी पढ़ा है बस उसको रिपीट कर देना है। इनसाइड में देखिए, इनसाइड में यानी R लेस देन R, अगेन अंदर में फील्ड 0 होता है तो पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ भी V कितना हो जाएगा, 1/4πε0 Q/R। Q/R क्लियर है क्या? इनसाइड में अगर मैं बात करूं सरफेस के बाहर में, सरफेस के बाहर की बात कर रहे हैं, यानी आर की बात कर रहे हैं। आर मेरा क्या है, हमारे रेडियस से बड़ा है। कैपिटल आर मेरा रेडियस होता है, याद रखिएगा। कैपिटल आर हमारा रेडियस होता है, तो रेडियस से बड़ा मतलब आर चला गया। तो इसके लिए कितना हो जाएगा, 1/4πε0 Q/r। याद रखिएगा, सेम फंडा होगा, सेम तरीके से ग्राफ बनेगा। बिल्कुल ग्राफ बिल्कुल इसका भी सेम होगा जो अभी बनाया था हमने, ठीक है। ग्राफ बिल्कुल सेम होगा। फील्ड में भी बिल्कुल सेम हुआ था और पोटेंशियल में भी बिल्कुल सेम हुआ है। कितना हो गया, R इक्वल्स टू कैपिटल R, हमारा 1/4πε0 Q/R, और यहाँ पे जो हमारा पोटेंशियल है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। कोई दिक्कत है तो बताइए। यहाँ तक कोई दिक्कत है? डिफरेंस कुछ नहीं है अनुष्का, अनुष्का कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। एक शेल है वो अंदर से खाली है, इस वजह से सारे चार्ज बाहर आ जाते हैं। दूसरा कंडक्टर है जिसकी प्रॉपर्टी है कि सारे के सारे चार्ज बाहर आ जाते हैं। तो बात तो एंड में वही है ना, एंड की हालत तो दोनों एक ही है, शेल लो या कंडक्टर लो। बोलिए, तो फील्ड और पोटेंशियल दोनों बिल्कुल एक तरह का होता है। इसमें कोई दिक्कत है क्या है? ये बिल्कुल दिमाग रखना है, कंडक्टर बिल्कुल एक शेल की तरह काम करता है, एक ही चीज है। क्या सबको क्लियर है यहां तक? जल्दी से इसको लिख ले, बिल्कुल पुराना रिपीट करना है, फोटोकॉपी कुछ नहीं है इसमें। हमने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड शेल बात किया, फिर स्फेरिकल कंडक्टर बात किया, तीसरा वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट होगा। केस 1 लिखना है अनुष्का। अनुष्का केस 1 अलग से नहीं लिखवाना, जो अभी लिखा है कॉपी में उसी को रिपीट कर दो ना, तीनों केस। अनुष्का जो अभी लिखा है ना वो तीनों केस रिपीट कर दीजिए। सबसे अच्छी बात क्या है ना कि फॉर्मूला इतना एक तरह का कि अगर एक भी समझ गया तो आपको सारा समझ में आ जाएगा। इसीलिए कहता हूं चैप्टर में फॉर्मूले बहुत दिखेंगे लेकिन मेहनत उतनी नहीं है जितना दिखता है। ये लॉजिक अगर हम समझ गए कि एक शेल और एक कंडक्टर एक ही चीज है, दोनों के चार्जेस क्या जाते हैं, सरफेस के बाहर चले आते हैं, बस खत्म है ना लॉजिक यहाँ पे। फिर थोड़ा एफर्ट मारना है। क्लियर है क्या? लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल नॉन कंडक्टर। ये नॉन कंडक्टर में अपने को प्रॉब्लम आती है। नॉन कंडक्टर में क्या होता है कि अगर आप इसको कोई क्यू चार्ज देंगे तो वो क्यू चार्ज सरफेस पे नहीं आएगा, बल्कि क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यूनिफॉर्मली क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इस केस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है।
अब इस केस में सबसे पहले बात करते हैं हम लोग सरफेस की। सरफेस का मतलब क्या होता है, आर रेडियस पे है, ठीक है, यानी यहाँ पे हमारा जो डिस्टेंस है सेंटर से वो कैपिटल आर के इक्वल है, रेडियस ऑफ द स्फीयर के इक्वल है। तो इस केस में अगर मुझसे कोई पोटेंशियल पूछेगा तो क्या लिखेंगे, 1/4πε0 क्यू अपॉन कैपिटल आर। अब आप सर पकड़ लोगे, आप कहोगे फिर तो सर वही चीज बात आ गई सरफेस पे। बिल्कुल सही, सरफेस और आउटसाइड में दिमाग ही नहीं लगाना, कोई स्फीयर हो हमेशा एक ही पोटेंशियल होगा, आउटसाइड और सरफेस पे कोई टेंशन नहीं लेना आपने को, क्योंकि सब केस में एक ही चीज मानते हैं कि मान लेते हैं कि सारा का सारा चार्ज एक्यूमुलेटेड सेंटर पे, सेंटर पे है तो उससे कितना डिस्टेंस पे है हम लोग, कैपिटल आर डिस्टेंस पे हैं, तो 1/4πε0 क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, कैपिटल आर हो जाएगा। क्लियर है? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस का तो बहुत ही आसान। क्लियर है सबको? सरफेस पे बहुत आसान है, ये अपना आ गया। जल्दी लिखें इसको, एक बार लिख लो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल नॉन कंडक्टर, ठीक है, हेडिंग। उसमें 3 केसेस है, हमने केस 1 आपको बताया पहले। हर्षित आ रहा है समझ में? चलो, सरफेस समझ गए। इनसाइड में एक प्रॉब्लम आ गई मुझे। क्या प्रॉब्लम आ गई कि अंदर में हमारा फील्ड जीरो नहीं है। अगर फील्ड जीरो नहीं है, याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने पढ़ा था कि अंदर में फील्ड जीरो नहीं होता है नॉन कंडक्टर में। उसका फॉर्मूला भी फील्ड का होता था, 1/4πε0 क्यू आर बाई कैपिटल आर का होल क्यूब। तो फील्ड जीरो नहीं होता है। अब यहां तो प्रॉब्लम आ गई, अगर फील्ड जीरो नहीं होता है तो पोटेंशियल भी कांस्टेंट नहीं होगा, पोटेंशियल भी कांस्टेंट नहीं होगा। क्या होगा पोटेंशियल, इसका डेरिवेशन कभी आया नहीं आज तक और ना कभी आएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 3r² माइनस r का होल स्क्वायर बाई 2r³ बाई 2r³। क्लियर है? यही होता है इसका फॉर्मूला। 1/4πε0 या q/4πε0 कह सकते हैं, 3r² माइनस स्मॉल r का होल स्क्वायर बाई 1/4/2r का होल क्यूब। क्लियर है? ये मेरा होता है किसी भी आर डिस्टेंस पे, सेंटर से किसी भी आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल का फॉर्मूला। ये याद रखना है बस, खाली इसका याद करके भी ऐसा कोई बहुत बड़ा यूज नहीं आता है इसका, ठीक है। बट इनसाइड द स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, 3r² माइनस स्मॉल r का होल स्क्वायर 2r³। अगर मैं एक केस लूं, अगर मैं बोलूं कि स्मॉल r इक्वल्स टू 0 पे, यानी सेंटर ऑफ स्फीयर पे बात करूं, सेंटर पे बात करूं कितना होगा, तो सेंटर पे कितना हो जाता है, वैल्यू पुट कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, सेंटर का मतलब r0, तो कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा q/4π। अगर मैं सीधा सीधा बोलूं अगर 0 होगा तो क्या होगा, फिर से देखो, मान लीजिए 0 हो जाएगा तो q/4πε0 तो वैसे ही रह जाएगा, q/4πε0 वैसे ही रह जाएगा बाई 3r² बाई 2r³ हो जाएगा। r² कैंसिल हो जाएगा, एक r बच जाएगा, r² बच जाएगा, एक r अपने पास बच जाएगा। r0 पुट कर दोगे तो एक r बच जाएगा, तो कितना बच गया, 3/3 q/8πε0
एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, ये कभी कभी सवाल कहीं कहीं आ जाता है ये। ठीक है, कुछ नहीं किया, स्मॉल आर की वैल्यू क्या पुट कर दिया था, 0 पुट कर दिया, तो सेंटर पे आ गया। और अगर आर इक्वल्स टू कैपिटल आर पे डालिएगा तो आप फॉर्मूला आपका फिर वही आ जाएगा, 1/v इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर, जो हम पहले निकाल चुके हैं सरफेस पे। सरफेस पे तो हम निकाल चुके हैं वाला चीज, ये दोबारा करने की जरूरत नहीं। फिर चलिए देख लीजिए, इनसाइड द स्फीयर हमने निकाला, इनसाइड द स्फीयर निकाला, फॉर्मूला है, हमें याद रखना है ये। ठीक है, इज दिस क्लियर? अब मैं कह रहा हूं ये डेरिवेशन इसकी जरूरत नहीं है। हो गया, चलिए अगला लिख लेते हैं, लास्ट। आउटसाइड द स्फीयर, अगेन मैंने बोला था सरफेस और आउटसाइड में दिमाग नहीं लगाते हम लोग, सरफेस और आउटसाइड में दिमाग नहीं लगाना होता है, इनसाइड में ही दिमाग लगाना होता है खाली। तो इस केस में पोटेंशियल फिर से क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन स्मॉल आर। फिर से कह सकते हैं v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर है, डिस्टेंस बढ़ेगा पोटेंशियल घटेगा। तो बाहर और सरफेस पे तो कोई चेंज होता ही नहीं है, जो दिक्कत है वो इनसाइड में है। बाकी दोनों में कांस्टेंट होता था पोटेंशियल, इसमें कांस्टेंट नहीं हो रहा है। क्लियर है? तो अगर इसका ग्राफ बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, इसका ग्राफ ना बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर हम इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करें, वी आर, हमने देखा कि R इक्वल्स टू 0 पे जो पोटेंशियल है हमारा वो कितना है। हमने देखा कि ये कुछ 3/8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, 3q/8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। फिर हमने देखा कि R इक्वल्स टू कैपिटल आर, सरफेस पे कितना है, सरफेस पे कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन आर। तो हमने क्या देखा कि मान लीजिए अगर इसको ग्राफ बना है तो ग्राफ क्या हो रहा है, ये डिक्रीज करके यहाँ पहुंच गया, डिक्रीज करके कहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया। और इसके बाद जो हमारा पोटेंशियल है वो तो फिर नॉर्मली डिक्रीज कर गया, वो क्या हो गया, फिर नॉर्मली डिक्रीज कर गया। ठीक है, इज इट क्लियर? क्या इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मैंने बोला कि मेरा पोटेंशियल जो है वो इनसाइड में कांस्टेंट नहीं है, वो शुरू कहां से होता है, वो जी सेंटर पे शुरू होता है यहां से, और सरफेस पे एंड कहां पे करता है, यहां पे। ये पहला वाला जो पोर्शन लिया है हमने, वो क्या लिया है, इनसाइड के लिए लिया है, इनसाइड के लिए लिया है। और ये वाला पोर्शन क्या है, आउटसाइड के लिए है। क्लियर है क्या? हर जगह इनसाइड में पोटेंशियल कांस्टेंट होता था, यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है। जल्दी इसको लिख लीजिए, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, याद रखना है। तो आज के बाद दो ही चीज होती है, शेल होता है, कंडक्टर होता है, या नॉन कंडक्टिंग स्फीयर होता है। याद रखिएगा, शेल और कंडक्टर में इनसाइड में पोटेंशियल कांस्टेंट, आउटसाइड में Q/R, और बाहर में डिक्रीज करेगा सीधा सीधा, और इनसाइड में कांस्टेंट रहेगा। लेकिन अगर नॉन कंडक्टर लेंगे तो इनसाइड में हमारा कांस्टेंट नहीं रहेगा पोटेंशियल, बल्कि उसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 3r² माइनस स्मॉल r का होल स्क्वायर बाई 2r3। ठीक, ये हमारा फॉर्मूला रह जाएगा। ठीक है, अब इससे हमने देख लिया कि फील्ड पोटेंशियल कैसे कांस्टेंट नहीं रहता है। ये हो गया हमारा डेरिवेशन खत्म। एक क्वेश्चन करेंगे, उसको क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे, उसी क्वेश्चन से अपना पूरा ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। जितना अभी तक हमने पढ़ा है, अभी सुबह से अभी 20 मिनट जो हमने पढ़ा है उसका तुरंत क्लियर हो जाएगा एक क्वेश्चन से। ठीक है, लेट्स मूव अहेड विद क्वेश्चन। सब ग्राफ जो है ना, कब कौन सा एक नंबर में ग्राफ आ जाए कोई नहीं जानता है। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो, सोचेंगे उसके बाद जवाब देंगे। पहला वाला मैं हिंट कर दूंगा, उसके बाद सब आसान हो जाएगा। आप पहले क्वेश्चन को सोचें।
कैसे कंडक्टर्स हैं, कैसा स्फेयर है, शेल है, नॉन कंडक्टर है, कंडक्टर है, क्या है? पहला तो ये स्फेरिकल शेल दिया हुआ है। अच्छा, शेल जो भी हो, कंडक्टर और नॉन कंडक्टर हो, हमको मतलब ही नहीं है। शेल का तो क्लियर कट है, सारा का सारा चार्ज बाहर लाई करने वाला सरफेस है, तो फिर से वही होगा, अंदर में कांस्टेंट, बाहर में। तो सबसे बड़ी बात है कि दो स्फेरिकल शेल्स है और आपसे पूछ रहा है कि पोटेंशियल एट ए बताइए। पोटेंशियल ए कहां पे है? ए है सेंटर पे, इनसाइड में। तो पोटेंशियल सेंटर पे है, तो एट पॉइंट ए पूछ रहा है। तो मुझे निकालना है, तो मैं कहूंगा कि अच्छा, पोटेंशियल एट ए निकालने को कह रहे हो, तो पोटेंशियल एट ए किसके वजह से होगा? ए पे पोटेंशियल किसके वजह से होगा? दो तरह के चार्जेस हैं, दो तरह का शेल है। एक शेल 1 है, पहला वाला है, दूसरा एक शेल 2 है। तो मैं कह सकता हूं कि टोटल पोटेंशियल जो होगा शेल सेंटर पे, ए पॉइंट पे, वो दोनों की वजह से होगा, 1 की वजह से भी होगा और 2 की वजह से भी होगा। क्या मानते हो क्या मेरी बात को? एक सीख जाओ, सब बन जाएगा अपने से। अच्छा, 1 वाले स्फेयर के लिए ए पॉइंट कहां है? इनसाइड सरफेस या आउटसाइड? आप बताओ, मैं जो सवाल पूछ रहा हूं ध्यान सुना। जो ए पॉइंट है वो पहले अंदर वाले स्फेयर के लिए इनसाइड पे है या आउटसाइड पे है? मेरा पहला शेल कौन सा है ये भी याद रखिएगा। पहला शेल मेरा मान लीजिए ये वाला है, तो ए पॉइंट इसके लिए कहां, इनसाइड में है क्या? क्या ए पॉइंट इनसाइड में है क्या? बिल्कुल है। तो अगर इनसाइड में है तो पोटेंशियल का फॉर्मूला, पोटेंशियल ड्यू टू 1 क्यू क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R1। इनसाइड का फॉर्मूला क्या होता है? Q/R, रेडियस। ठीक। अच्छा, दूसरे वाले शेल के लिए भी क्या ये इनसाइड ही है क्या? बड़े वाले शेल के लिए भी क्या ये इनसाइड है? तो क्या कह सकते हैं, क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2/R2। इज दिस क्लियर? क्या सबको ये पहला पार्ट क्लियर है क्या? मैंने बोला कि ए पॉइंट पे दो सोर्सेस की वजह से पोटेंशियल लगेंगे, दो शेल की वजह से लगेगा, एक पहला शेल, एक दूसरा शेल। पहला वाला जो शेल है, पहला वाला जो शेल है उसके लिए ए इनसाइड है, उसका फॉर्मूला हम जानते हैं इनसाइड का क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q/R। दूसरे वाले शेल के लिए भी ये इनसाइड है, तो उसके लिए भी निकाल लिया इनसाइड का फॉर्मूला, दोनों को जोड़ दिया, टोटल पोटेंशियल इक्वल्स टू दोनों की वजह से सम। क्या क्लियर है क्या? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू सबको? तभी दूसरा तीसरा बनेगा। ए समझ में आ गया तो ही बाकी बनेगा। हर पॉइंट को चेक करना है कि दोनों चार्जेस, दोनों सोर्सेस की वजह से कहां रखा हुआ है। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या फर्स्ट क्लियर है सबको? तभी हम आगे बनाएंगे। दूसरा बी पॉइंट पे निकालने को कह रहा है। दूसरा बी पॉइंट पे निकालने को कह रहा है, देखते हैं, ट्राई करते हैं सब लोग। पोटेंशियल एट बी निकालना है। बिल्कुल सही है।
अनिमेश वेरी गुड। नहीं आर्यन, गलत है। मैं फिर से लिखूंगा कि बी पॉइंट पे भी जो पोटेंशियल होगा वो दोनों सोर्सेस की वजह से होगा, दोनों शेल्स की वजह से होगा। पहला शेल जो है उसके सरफेस पे बी पॉइंट है, तो सरफेस का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, 1/4πε0 Q1/R1। और दूसरे वाले के लिए इनसाइड है, इनसाइड का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, 1/4πε0 Q2/R2। क्या ये पहले वाले के बिल्कुल बराबर नहीं आ गया क्या? क्या ये पहले वाले की तरह ही नहीं आ गया क्या? बोलिए। अब आइए तीसरे पे, थर्ड पे आइए। सी पॉइंट पे निकालने की कोशिश करें, आप निकालें। दीक्षा आपने बोला 1/4πε0 Q1/R1। नहीं, देखो स्मॉल आर और कैपिटल आर में फर्क है, मैं मानता हूं दीक्षा कि आप सही लिख रहे हो, आप कैपिटल आर ही लिखना चाहते हो रेडियस को, ठीक है, बट कैपिटल लिखना पड़ेगा। रोशन आपने R2-R1 बोला है, रोशन क्यों? रोशन आपने R2-R1 क्यों बोला है? एक सेकंड रोशन रुक जा, अनम्यूट कर दो। हाँ रोशन बोलो। रोशन अच्छा, सर बी पॉइंट के लिए। दूसरे वाले में क्या? यस सर, आपने बोला कि 1/4πε0 Q2/R2-R1। R2-R1, लेकिन दूसरे अभी आपको दिक्कत किसमें, V1 में कि V2 में? सर बी में जैसे कि वीबी है ना, तो V2 दूसरे में की वजह से भी ना, होना चाहिए। आपको दिक्कत दूसरे की वजह से है ना, बड़े वाले स्फीयर की वजह से दिक्कत है ना। यस सर। मैं कह रहा हूँ कि बड़े वाले स्फीयर के कैसे है, इनसाइड है क्या? यस सर। अच्छा इनसाइड है तो हमको, हम थोड़े ना कितना अंदर है वो लेते हैं, हम तो रेडियस ही लेते हैं ना। जो इसके यस सरफेस पे होगा वही इसके इनसाइड में होगा, तो 1/4πε0 Q2/R2 होगा ना। बोलिए क्वेश्चन क्लियर है? चलिए देखते हैं थर्ड पॉइंट पोटेंशियल एट सी। सी पे भी भाई दोनों शेल्स की वजह से होगा, V1 + V2। अच्छा मुझे ये बताओ कि जो सी पे पोटेंशियल निकालना है, तो ये पहला सेल के इनसाइड है या आउटसाइड है? आप बताओ, सी पॉइंट पहले सेल के इनसाइड है या आउटसाइड है? एवरीवन रिस्पॉन्ड ऑन चैट। ठीक है निमेश, वेरी गुड। अनुष्का ने कहा आउटसाइड, दीक्षा ने कहा आउटसाइड, बाकी लोग? सी पॉइंट पहले सेल की वजह से इनसाइड है या आउटसाइड है, अंदर है या बाहर है? अभिषेक सिंह आउटसाइड, आर्यन सिंह आउटसाइड, रोशन आउटसाइड, ठीक है। आउटसाइड में क्या फॉर्मूला हम जानते हैं क्या? 1/4πε0 चार्ज कितना होगा पहले वाले की वजह से, Q1 अपॉन इसका डिस्टेंस, कितने दूर है। आउटसाइड के लिए तो डिस्टेंस देखना पड़ेगा, तो डिस्टेंस कितना है सी पॉइंट का? R2 है क्या? बोलिए क्लियर है? Q जो चार्ज है, जो सी पॉइंट है, वो जो इनर शेल की सेंटर से कितना डिस्टेंस पे है? R2। अच्छा प्लस दूसरे वाले की वजह देखते हैं, दूसरे वाले सेल के तो सरफेस पे लाई कर रहा है, तो सरफेस पे लाई कर रहा है, तो सरफेस का तो फॉर्मूला क्लियर ही है ना, 1/4πε0 Q2/R2। क्लियर है? कितना हो जाएगा? 1/4πε0 Q1 + Q2 हो जा रहा है अपॉन R2। इज दिस क्लियर? क्या थर्ड क्लियर है? क्या थर्ड भी क्लियर है सबको? एक ही क्वेश्चन से अपने को सारी चीजें सीखनी है, 1 2 3। अब अगला आते हैं फोर्थ देखते हैं, सब लोग फोर्थ ट्राई करें। अब मुझे लगता है कि अगर हमें फोर्थ देखना है तो फोर्थ के लिए हम सीधे सीधे, बिल्कुल सही है निमेश, वेरी गुड, बिल्कुल सही है।
निमेश सही है आपका। देखते हैं बाकी बाकी लोग भी ट्राई करें। फोर्थ का मतलब आप कहां चाहते हैं? आप किसी इनसाइड के पॉइंट पे चाहते हैं। मैं रेड मार्क कर रहा हूं, आप किसी इनसाइड के पॉइंट पे चाहते हैं फोर्थ में। फोर्थ में आप चाहते हैं कि आर जो हो आपका वो R1 से कम हो। ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगर कम होगा तो मेरा जो पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल जो होगा वो दोनों स्फीयर की वजह से होगा, V1 की वजह से भी होगा, V2 की वजह से भी होगा। मैं तो सीधा कहूंगा ना कि 1 के भी अंदर है और 2 के भी इनसाइड है। दोनों की अगर इनसाइड होगा तो इनसाइड का फॉर्मूला दोनों शेल्स की वजह से निकालना है, तो हम तो बड़े आराम से निकाल सकते हैं। Q1 अपॉन R1 प्लस दूसरे वाले की वजह से क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R2। इज इट क्लियर? क्या सबको फोर्थ क्लियर है क्या? बिल्कुल सही आर्यन। अगर मैं पांचवे की बात करूंगा, पांचवा सब लोग ट्राई करें। पांचवे में बस इतना ही हिंट करूंगा आपको कि आपको अगला पांचवा जो पॉइंट है वो है दोनों के कहीं बीच में निकालना। यानी R आपका R1 से लेके R2 के बीच में हो। चलिए ट्राई दिस। इसके लिए देखिए, देखते हैं कितने लोगों से बनता है। टोटल पोटेंशियल निकालते हैं, बस यही सोचना है कि पहले वाले स्फीयर से कहां है और दूसरे वाले स्फीयर से कहां है। मेरे पास एक आंसर आया आर्यन का। आर्यन ठीक लग रहा है मुझे, बिल्कुल सही है। क्योंकि आप तो लिखोगे ही ना कि पोटेंशियल जो होगा वो दोनों की वजह से होगा, V1 प्लस V2। पहले वाले के बाहर है और दूसरे वाले के अंदर है। अंदर वाला तो कोई दिक्कत ही नहीं है, V2 तो कोई मसला ही नहीं है। अगर अंदर है तो फिर से फॉर्मूला क्या हो जाएगा दूसरे वाले की वजह से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2/R2। इनसाइड वाला जो इनर स्फीयर है उसके बाहर है, तो बाहर का तो फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा कि सीधा सीधा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन स्मॉल r होता है। इज इट क्लियर? क्या सबको फिफ्थ क्लियर है क्या? फिफ्थ में क्या हो रहा है कि हमारे इनर की वजह से बाहर है। एंड लेट्स गो टू लास्ट। लास्ट में यानी दोनों के बाहर, यानी सीधा सीधा अगर मैं बोलूं तो ये इजिएस्ट है। ऐसे ऐसे, ठीक। अब ऐसा मान लेते हैं सेंटर से डिस्टेंस कितना है, ये R है। अब ये दोनों शेल के बाहर है, तो बाहर है तो V इक्वल्स कितना होता है, V1 प्लस V2। बाहर का मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R। सेंटर से R डिस्टेंस पे है, दूसरे वाले की वजह से भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R। अगर मैं टोटल बोलूं तो कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 प्लस Q2 अपॉन। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या सबको अब समझ में आ गया? क्या ये बन जाएगा क्या? ये इनसाइड आउटसाइड सरफेस क्लियर हुआ क्या? बोलिए बाकी लोग। अंशु, आशुतोष, हर्षित, निखिल। निखिल हो गया समझ। प्रत्युष, रितेश, क्या ये समझ में आया क्या?
ठीक है, अब हम लोग एक नए हेडिंग की तरफ बढ़ेंगे। हेडिंग डालें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, ये थोड़ा सा मेहनत वाला डेरिवेशन है, सब लोग फोकस बना के रखेंगे इसमें। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, थोड़ा मेहनत वाला डेरिवेशन है, हमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। एनसीईआरटी का डेरिवेशन है, ये किसी हालत में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हम इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। देखते हैं, हो गया, चलिए। तो मैंने क्या किया, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ले लिया। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक डाइपोल कैसे ले लिया, तो मैं ध्यान से देखिएगा, मैं पॉजिटिव चार्ज ले रहा हूँ इधर और मैं नेगेटिव चार्ज ले रहा हूँ इधर, प्लस क्यू और माइनस क्यू। ठीक है, डाइपोल के इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन किधर होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव होगा, ऐसा होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कितनी होती है, Q इंटू 2a। 2a क्या होता है, सेंटर से a डिस्टेंस इधर है और a डिस्टेंस इधर है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया दोनों चार्ज के बीच, 2a हो गया। तो P इक्वल्स टू हो गया Q इंटू 2a, डाइपोल रख दिया। अब डाइपोल की वजह से हम फील्ड निकालना जानते हैं हर जगह, हम चाहते हैं पोटेंशियल निकालना। कहाँ निकालना चाहते हैं, तो हम सेंटर से r डिस्टेंस पे निकालना चाहते हैं। ठीक है, अच्छा r डिस्टेंस पे निकालना चाहते हैं, बट ये तो सवाल आपके मन में होना चाहिए, r डिस्टेंस तो कहीं भी हो सकता है, तो आखिर r डिस्टेंस कैसे पता करेंगे, तो कहाँ पे, तो हम मान लेते हैं कि डाइपोल के साथ थीटा एंगल बन रहा है, यानी किसी डाइपोल के थीटा एंगल पे r डिस्टेंस पे हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालें। ठीक, चलो ट्राई करते हैं। तो हमने क्या किया, पहले स्टेटमेंट लिखना है, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल consider an electric dipole of dipole moment P equals to Q into 2a. ठीक है, a point P is at distance r from electric dipole at an angle theta with dipole axis। अब आप बोलोगे सर जो आपने बोला वही तो लिखा है, कुछ नया थोड़ा ना लिखा है, ये हमें लिखना पड़ता है। जब हम डेरिवेशन करते हैं तो ये काम हमको करना पड़ता है, तो आदत बनानी पड़ेगी। जो भी मान्य हो सब कुछ को लिख दो, इसको इतना, सब लोग इतना पहले लिख लें, ठीक है, फिर हम डेरिवेशन शुरू करेंगे। चलिए, सब लोग इतना लिख लें, फिर हम डेरिवेशन शुरू करेंगे। और फिगर को नीचे रखना ताकि उसी पे काम करना है अपने को, फिगर के लिए स्पेस भी रखना। लिख लिया क्या, चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। हाँ,
चलो लेट्स कंटिन्यू। तो हम लोग अब निकालना चाहते हैं पी पॉइंट पे, निकालना चाहते हैं पोटेंशियल। अच्छा, पी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालेंगे तो कितने चार्ज है मेरे पास? कुल मिला के 2 चार्ज है मेरे पास। इन 2 चार्जेस की वजह से हम पोटेंशियल निकालना चाहते हैं। तो मान लीजिए कि प्लस क्यू चार्ज से मेरा जो डिस्टेंस है, प्लस क्यू चार्ज से जो मेरा डिस्टेंस है वो मान लेते हैं R1 है। ये 90 डिग्री नहीं है, दिख रहा है आपको खाली बस। और दूसरे वाले से डिस्टेंस मान लेते हैं R2। ठीक है, तो अगर मुझे कोई कहेगा कि पोटेंशियल बताइए, पोटेंशियल एट P बताइए, तो P का पोटेंशियल कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन ये R1 है, Q बाई R1 माइनस दूसरा वाला नेगेटिव चार्ज है, पोटेंशियल नेगेटिव होगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R2। तो फाइनल पोटेंशियल एट पॉइंट P जो होगा वो कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, थोड़ा फिर से लिख रहा हूं, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कॉमा ले लेते हैं, कितना बन गया? 1/R1, 1/R1 माइनस 1/R2। ठीक है, चलिए क्लियर है। तो हमने क्या बोला कि P पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो प्लस चार्ज और माइनस चार्ज की वजह से होगा। तो टोटल पोटेंशियल क्या होगा? Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/R1 माइनस 1/R2। क्लियर है, हो गया यार। लेकिन एक प्रॉब्लम आ गई, ये R1 R2 कैसे निकालेंगे? R1 R2 का हमको कोई अता पता नहीं है, तो इस R1 R2 के लिए हमें बहुत मेहनत करना पड़ेगा। देखते हैं कैसे मेहनत करना पड़ेगा। तो हमारे पास ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, तो मैंने क्या माना कि मान लीजिए कि मेरे पास O है, ये पॉइंट हमने मान लिया M और ये पॉइंट मान लिया M। ठीक है, तो मेरे पास ट्रायंगल इन ट्रायंगल POM, ट्रायंगल POM में, ठीक है, ट्रायंगल POM में हम क्या कर सकते हैं? कोसाइन फॉर्मूला लगा सकते हैं, कोसाइन फॉर्मूला। अब ये कोसाइन फॉर्मूला क्या कहता है कि cos थीटा इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एडजेसेंट साइड्स। कितना हो जाएगा? जिसके बीच में ये एंगल है, क्या हो जाएगा? A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ठीक है, माइनस तीसरा साइड का स्क्वायर बाय 2 इंटू एडजेसेंट एंगल्स के प्रोडक्ट, 2 इंटू A इंटू R, 2 इंटू A इंटू R। क्लियर है? ये होता है कोसाइन फॉर्मूला। मैथ्स वाले स्टूडेंट क्या पढ़े हो क्या इसको? क्या ये फॉर्मूला कहीं देखा है? कोसाइन फॉर्मूला कहते हैं इसको। मैथ्स वाले कहीं कॉस ये देखा है फॉर्मूला? बता भी दो। नहीं देखा है तो मैं बता देता हूं अलग से, फिर से नहीं देखा है तो बोल दो, मैं समझा दूंगा क्या होता है। इतना कोई मसला नहीं है, याद नहीं है कोई बात नहीं। चलो देख लो, देखो एक कैसे ट्रायंगल, देखो ट्रायंगल्स में पढ़ना होता है ट्रिग्नोमेट्री में। मान लीजिए कि 3 एंड्स A B और C। ठीक है, याद रखिएगा A के ऑपोजिट वाले को स्मॉल ए कह रहे हैं, B के साइड को B स्मॉल B कह रहे हैं, C के ऑपोजिट स्मॉल C। तो एक फॉर्मूला होता है, मान लीजिए कोई पूछता है कि cos A कितना होगा, cos A कितना होगा, तो उसके दोनों एडजेसेंट एंगल साइड्स कौन से हैं? B और C। कितना हो जाएगा? B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस तीसरा वाला साइड क्या है? A स्क्वायर बाई 2BC। जल्दी से इसको लिख ले आप, उसके बाद में इस पार्ट को, इस कोसाइन फॉर्मूले वाले पार्ट को हटाना पड़ेगा मुझे, तो वो नहीं रख सकते। तो ये cos थीटा, ये cos किसी भी ट्रायंगल के तीनों साइड दिए हो तो हम cos थीटा का वैल्यू निकाल सकते, ठीक है, जल्दी लिख लीजिए इसको, मैं हटा दूंगा।
लिख लिया सबने? हम इतना ये मेहनत किए क्यों, अब ये समझने की जरूरत है। मैं हटा रहा हूँ ये कोसाइन फार्मूला वाला, क्योंकि मुझे यहाँ लिखना है। ठीक है, आप समझाने के लिए मेन था, बाकी तो आपके लिए क्वेश्चन, आपके लिए तो अभी लगाया ये कोसाइन फार्मूला। तो ये हमारा मकसद R1 निकालने के लिए था, तो सारा फोकस R1 पे करो अब। तो मान लीजिए इक्वेट करते हैं 2AR cos थीटा, 2AR cos थीटा इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस R1 का होल स्क्वायर। मुझे R1 का होल स्क्वायर चाहिए। R1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा? A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस 2AR cos थीटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, खुद से करते रहना है। अच्छा, मुझे R1 का होल स्क्वायर चाहिए, तो मैं एक थोड़ा सा गैम्बल खेलूंगा यहाँ पे, देखिएगा क्या करूंगा। ठीक है, मैं थोड़ा गैम्बल खेलूंगा यहाँ पे। मैं क्या करूंगा यहाँ पे, R स्क्वायर को कॉमन ले लूंगा, तो कितना हो जाएगा? ये A स्क्वायर बाई R स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, और माइनस 2AR है तो R स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 2 कितना हो जाएगा? A बाई R cos थीटा। ये हमने एक गैम्बल खेला है, आपको तुरंत इसका इंपॉर्टेंस समझ में आएगा। ठीक है, क्यों गैम्बल खेला है? तो एक चीज हम जानते हैं कि हमारा जो ए होता है, जो डाइपोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो बहुत ही कम होता है, और ये आर से बहुत ही छोटा होता है। ठीक, यही पूरे प्रोग्राम को चेंज कर देगा, हमारे पूरे फॉर्मूले को हमारे चेंज कर देगा। तो यहीं से इसका क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं हम लोग? कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अच्छा, तो R1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर। जो चीज ए की वैल्यू आर से वैसे ही कम है, उसका भी स्क्वायर कर दोगे तो ये तो खत्म ही हो जाएगा। ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर जो हो जाएगा वो बहुत ही छोटा हो जाएगा। ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर तो ऑलमोस्ट नियर टू जीरो कर देंगे आप लोग, बहुत छोटा हो जाएगा। तो हम लोग ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर को इग्नोर कर देंगे, तो क्या बचा? 1 माइनस 2A बाई आर कॉस थीटा। क्लियर है? 2A बाई आर कॉस थीटा, ये मेरा R1 स्क्वायर। लेकिन मुझे R1 स्क्वायर नहीं चाहिए, मुझे R1 चाहिए। तो R1 आ गया इक्वल्स टू R 1 माइनस 2A बाई आर कॉस थीटा टू दी पावर 1/2। रूट कर दिया दोनों साइड, दोनों साइड रूट कर दिया। लेकिन हमारे फॉर्मूले में R1 भी नहीं चाहिए, हमको 1/R1 चाहिए। हमको R1 नहीं चाहिए, हमको 1/R1 चाहिए। तो 1/R1 कैसे निकालेंगे? 1/R1 इक्वल्स टू 1/R, सबका रेसिप्रोकल कर दिया, क्या हो गया? 1 माइनस 2A/R cos थीटा टू दी पावर -1/2। टू दी पावर कितना हो गया? -1/2। अब ये -1/2 तो हमारा हो गया, -1/2 तो हमारा हो गया, लेकिन अब हमको ब्रेक करना पड़ेगा इसको। तो एक फॉर्मूला आपको बताया जाता है कि 1 प्लस एक्स टू दी पावर n इक्वल्स टू 1 प्लस एन एक्स हो जाता है। कब? व्हेन x इज वेरी वेरी लेस देन 1। हमारा रेशियो A/R जो है वो बहुत ही छोटा है। तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको सीधे सीधे ब्रेक कर सकते हैं, और यहां पे लिख सकते हैं हम लोग, सीधा सीधा लिख सकते हैं 1/R1, 1/R1 इक्वल्स टू 1/R। ब्रेक कर देते हैं, 1 माइनस पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना हो जाएगा? -1/2 इंटू 2A cos थीटा अपॉन R। तो 2 और 2 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो फाइनल जो फॉर्मूला आता है वो आता है 1/R1 इक्वल्स टू 1/R 1 प्लस हो जा रहा है A cos थीटा अपॉन R।
बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इज दिस क्लियर? सब लोग यहां तक लिखो पहले। 1/R1 निकाले, अभी 1/R2 नहीं आया है। 1/R2 दो लाइन में निकाल लेंगे हम लोग। अब एक आ चुका है, दूसरा वाला बहुत इजी है। 1/R1 की वैल्यू आई है 1 + a cos थीटा अपॉन r। यही जो काम किए हैं, यही मेन प्रॉब्लम करता है एग्जाम में। एग्जाम में यही होने में दिक्कत होती है। कहीं भी डाउट है तो हैंड रेस करके पूछो। अनुष्का ने हैंड रेस किया। अनुष्का पूछिए। सर डाउट नहीं है, लेकिन वहाँ पे क्या लिखे 1/R लास्ट स्टेप के ठीक पहले 1/R। मैं समझ गया। अब ये वाला पूरा क्वेश्चन समझ में नहीं आया है ना? यही ना अनुष्का? यस सर। देखो ध्यान दो, अभी अनम्यूट रखना, दिक्कत होगी तो पूछना। मैं कह रहा हूं कि 1 + x⁴n का क्या होता है? 1 + पावर यानी n × x हो जा रहा है। तो मैं कह रहा हूं 1 तो ठीक है, 1 प्लस भी ठीक है ना। पावर कितना है? पावर कितना है? पावर क्या -1/2 है क्या? और इंटू क्या हो जाएगा? 2a/r cos थीटा हो जाएगा। तो पहले कितना है? -2a/r cos थीटा। पहले से इतना था ना, 2a/r cos थीटा। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। क्लियर है क्या अनुष्का? फाइनल आ गया 1/R1 = 1/R × 1 + a cos थीटा अपॉन r। आपको देता हूं 1 मिनट टाइम, आप एटलीस्ट लिख लो सब लोग, उसके बाद बात करेंगे इसके। 1/R1 आ चुका है। हम बात करने वाले हैं 1/R2 की। अनिमेश ने हैंड रेस किया। अनिमेश पूछिए। सर अगर ए इतना छोटा है तो उसको इग्नोर क्यों नहीं किया, 0 क्यों नहीं कर दिए? आपका क्या सवाल इसको तो लेके नहीं कि सर a/r को भी क्यों नहीं इग्नोर कर दिया? फोर्थ स्टेप में 2a/r है तो ए भी तो 0 हो जाना चाहिए। नहीं, आपका बिल्कुल सही। आप एक्चुअली देखो, सीधे कोई कम होता है उसको 0 नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है अनिमेश? कम होता है कोई चीज तो 0 नहीं कर सकते, ठीक है? लेकिन तुम्हारा सवाल जायज है कि सर a² r² 0 हो जा रहा है तो a/r को भी क्यों नहीं इग्नोर कर दें? अनिमेश बात समझ में आ रही है? यस सर। a/r को देखो 0 नहीं करने के पीछे मकसद होता है कि मानते छोटा होता पर इतना भी छोटा नहीं होता कि 0। एग्जाम्पल देता हूं, मान लीजिए कोई रेशियो है 1/1000, ठीक है, छोटा है भी, लेकिन इसका स्क्वायर तो कंपैरेटिवली और भी छोटा होगा, है ना? तो हम लोग कंपैरेटिवली इसको इग्नोर करने के बजाय इसको इग्नोर सिर्फ करेंगे। रिलेटिव स्मॉलर डेटा को हम इग्नोर कर दिया। चलिए, अब हमारे लिए पॉइंट आ गया है कि 1/R2 कैसे निकाला जाए। 1/R1 तो निकल गया, 1/R2 कैसे निकाला जाए? तो आप गौर से ऊपर देखो, आपको एक और ट्रायंगल दिख रहा है क्या? PON। आपको लग रहा होगा फिर इतना करेंगे, नहीं इतना नहीं करेंगे, उसमें पढ़ा हुआ काम यूज करेंगे ना। इन ट्रायंगल PON, इन ट्रायंगल PON, ठीक है, इन ट्रायंगल PON। गौर से देखिएगा, मेरा थीटा इस बार कितना है? एंगल थीटा नहीं है इस बार 180 माइनस थीटा है। इस बार 180 माइनस थीटा है, तो क्या लिखेंगे? cos 180। सब लोग फिगर में देखो, cos 180 माइनस थीटा इक्वल्स टू कितना आ रहा है? क्या आ रहा है? क्या a² + r² - r2 का होल स्क्वायर। फिगर देखिए सब लोग अपने कॉपी में, बाई 2ar आ रहा है क्या? तो
तो अगर cos 180 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, क्या माइनस cos थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया, a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस r2 का होल स्क्वायर बाई 2ar। तो आपके मन में एक ही सवाल आना चाहिए कि फर्क क्या हुआ दोनों में, r1 r2 निकालने में। उसमें प्लस cos थीटा था, इसमें माइनस cos थीटा आ गया। तो हम लोग बड़े आराम से लिख सकते हैं सिमिलरली Similarly, 1 by R2 will be equal to 1 by R 1 माइनस, सिर्फ प्लस के जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, a cos थीटा अपॉन, इतना ही एक फर्क आएगा और बाकी रिलेशनशिप बिल्कुल सेम रहेगा। क्लियर है? अब आप बोलोगे अब तो सॉल्व कर लोगे, R1 R2 दोनों आ चुका है, अब आपको क्या दिक्कत है? अब आपको कोई दिक्कत नहीं है, अब तो आपके पास R1 और R2 दोनों आ चुका है। अब तो आपको फॉर्मूला क्या था आपका, VP निकालने का, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। अब R1 R2 दोनों आ चुका है, तो क्या सीधे सीधे सॉल्व करने की तरफ नहीं बढ़ेंगे क्या? क्या हम सीधे सीधे सॉल्व करने की तरफ बढ़ेंगे क्या? क्या हम जानते हैं कि पोटेंशियल एट P इक्वल्स टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q भी ऊपर में है, 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2 होता है। ठीक बात, Q ना वैल्यू पुट किया जाए, देखा जाए कितना हो जाएगा, VP इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, VP इक्वल्स टू हो जाएगा Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। तो क्या लिख सकते हैं, 1 बाई R कॉमन लेते हैं, ब्रैकेट के अंदर ना 1 बाई R कॉमन लेते हैं दोनों में। एक में कितना है, 1 प्लस a cos थीटा अपन आ रहा है, ठीक है, और दूसरे में क्या है, माइनस 1 माइनस a cos थीटा अपन आ रहा है। ठीक, अगर इसको इसी तरीके से देखें तो कितना हो जाएगा, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, R कॉमन बाहर ले लेते हैं, अंदर में 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, अंदर में 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, कितना बच जाएगा, 2a cos थीटा अपॉन R, 2a cos थीटा अपॉन R। मैं थोड़ा सा और साफ लिख रहा हूं, मुझे पता है इसमें दिक्कत आ रही होगी, थोड़ा साफ लिख देता हूं, चलो ठीक है, एक्सियल पोजीशन वगैरह मत लिखना अभी, ठीक है, मैं पूरा डेरिवेशन कर देना पहले। तो पोटेंशियल एट P इक्वल्स टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन बाहर रख, ठीक। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2, तो 1 बाई R2 R1 है कितना, 1 बाई R 1 प्लस a बाई a cos थीटा अपॉन R माइनस 1 बाई R 1 माइनस a cos थीटा अपॉन R। इसको सॉल्व करें तो Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R बाहर आ जाएगा, ठीक, बाहर आ गया। अब ब्रैकेट के अंदर क्या बचा है, ब्रैकेट के अंदर क्या बचा है, 1 प्लस a cos थीटा अपॉन R माइनस 1 प्लस फिर से आ जाएगा a cos थीटा अपॉन R। ये 1 1 कैंसिल हो गया, क्या कितना बन गया, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R इंटू 2a cos थीटा अपॉन R। गौर से देखिएगा, Q इंटू 2a, Q इंटू 2a क्या होता है, डाइपोल होता है क्या, Q इंटू 2a, ऐसे एग्जाम में नहीं करना होता है, एग्जाम में तूफानी मत करें, घेरने वाला, नंबर भी उतना ही मिलेगा 0। Q इंटू 2a क्या लिखेंगे, T cos थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। याद रखिएगा यही फॉर्मूला होता है,
यही फॉर्मूला होता है, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इक्वल्स टू पी कॉस थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। याद रहेगा सबको? यही फॉर्मूला निकालने के लिए हमने इतना मेहनत किया। चलिए इसको साफ साफ लिख लीजिए, इसके बाद मैं एक्सियल और इक्वेटोरियल बताऊंगा। मेन फॉर्मूला डिराइव हो गया। थोड़ा ये डेरिवेशन बड़ा है, पेशेंस रख के इसको सीखना पड़ेगा। ये 1/r1 का जो मेहनत है ना, वही मेन मेहनत है। जल्दी लिख लो, फिर मैं आगे बात करूँ। वन मोर मिनट, इसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। अगले 2-3 दिनों के लिए ठंडे मौसम के लिए तैयार हो जाओ सब लोग। वैसे भी कौन सा बाहर जा रहे हो, फर्क नहीं पड़ता बारिश हो रहा है नहीं हो रहा। लास्ट 30 सेकेंड्स। चलिए बढ़ते आगे। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब बात कर रहे हैं हम कि चलो मान लिया आर थीटा का हमको पता चल गया। अब हम लोग याद करो, डाइपोल में 2 पोजीशन बड़ा इंपॉर्टेंट पड़े थे, एक था एक्सियल पोजीशन, दूसरा था मेरा इक्वेटोरियल पोजीशन। तो अगर मैं बात करूं एट एक्सियल पोजीशन की, तो इसका खासियत क्या होता है एक्सियल पोजीशन? एक्सियल पोजीशन का मतलब कि थीटा मेरा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। एक्सियल पोजीशन का मतलब है कि थीटा क्या हो गया मेरा, 0 डिग्री। उसी तरीके से अगर बात करूं एट इक्वेटोरियल पोजीशन, तो उसके लिए थीटा कितना होता है, 90 डिग्री। हम पढ़ चुके हैं, थीटा 0 थीटा 90, एक्सियल इक्वेटोरियल। डाइपोल के लिए एक्सियल क्या होता है, अलोंग द डाइपोल, इक्वेटोरियल क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द डाइपोल। तो अगर थीटा 0 होगा तो पोटेंशियल एट पी कितना हो जाएगा, वैल्यू पुट कर देते हैं। cos 0 का वैल्यू कितना हो जाता है, 1, तो कितना हो जाएगा, p बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। इज दिस क्लियर क्या? और अगर 90 की बात करें तो थीटा 90 होता है, तो cos 90 क्या हो जाता है, 0। तो एट पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा क्या? इक्वेटोरियल पोजीशन पे कहीं भी पोटेंशियल क्या होता है, 0, क्योंकि थीटा क्या है, 90 है। और एक्सियल पोजीशन पे थीटा क्या है, 0 है। cos 0 का वैल्यू कितना होता है, 1। क्या ये दोनों क्लियर है? यही 2 मेन पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं आपसे। मेन फॉर्मूला पी कॉस थीटा वाला याद रखो, बस जहां का पूछूंगा बता दोगे।
इज इट डन? हो गया क्या? सबको आ गया समझ में ये? समझ गए तो बता दो, हम आगे बढ़ सकते हैं। लिख लो पहले इसको। रोशन क्लियर है? रोहित? फील्ड में हम लोग इक्वेटोरियल एक्सियल अलग अलग निकाले थे, पोटेंशियल में हम लोग कंबाइंड निकालते हैं किसी रैंडम पोजीशन पे और उससे हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, होप सबने लिख लिया होगा। और सब लोग अब हेडिंग डालेंगे, बड़ा आसान टॉपिक है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। बहुत सारा थ्योरेटिकल क्वेश्चन का ये सोर्स है। ठीक है, तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं, इससे न्यूमेरिकल्स नहीं, थ्योरेटिकल में फंसाता है आपको। ठीक है, तो हेडिंग डाल लें, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ठीक है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। देखो नाम में ही सारा कहानी छिपा हुआ है इसका। इक्वी मतलब इक्वल, पोटेंशियल का मतलब जानते हैं हम लोग। तो ऐसा सरफेस जहां पे पोटेंशियल इक्वल रहे, दैट इज कॉल्ड इक्वी पोटेंशियल सरफेस। मैं अगर एक एग्जांपल से कहानी समझा देता हूं। फिर डेफिनेशन वगैरह सब लिख लेना, डेफिनेशन लिखने का टाइम देंगे। ठीक है, मान लीजिए कि मेरे पास एक सरफेस है। मान लीजिए मेरे पास एक सरफेस है। ठीक है, सरफेस मेरे पास है। अब इस सरफेस को इक्वी पोटेंशियल कहने का क्या कंडीशन? इक्वी पोटेंशियल कहने का कंडीशन ये है कि हर पॉइंट पे इस सरफेस पे पोटेंशियल क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। मान लीजिए कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है। तो यहाँ पे अगर इक्वी पोटेंशियल सरफेस होना है तो पोटेंशियल एट ए मस्ट बी इक्वल टू बी, मस्ट बी इक्वल टू सी, मस्ट बी इक्वल टू डी, मस्ट बी इक्वल टू ई। ये लिखने की जरूरत नहीं है, लास्ट अभी बाद में लिखना है। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस का मतलब है ऐसा सरफेस जिसमें हर जगह पोटेंशियल क्या हो? सेम हो। इज दिस क्लियर? क्या सब लोग डेफिनेशन लिखे? डेफिनेशन में भी ऐसा कुछ खास कहानी नहीं है। इफ द पोटेंशियल ऑफ सरफेस इज सेम थ्रू आउट, then such surface is called equipotential surface. ठीक है, चलिए लिख लिया सबने? बताओ लिख लिया? मैं एक और एग्जांपल देने की कोशिश करता हूं।
मान लीजिए एक क्यू चार्ज, ठीक है। आप क्यू चार्ज पे जानते हो कि आर डिस्टेंस पे कहीं भी चले जाएं मेरा पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। कितना रहेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर ही रहेगा। अगर मान लीजिए इस तरह के जितने भी पॉइंट्स हैं जहां सेम पोटेंशियल रह रहा है, उन सब को कनेक्ट कर देंगे तो वही क्या बन जाएगा? इक्वी पोटेंशियल सरफेस। क्लियर है क्या? उन सारे पॉइंट को अगर हम लोग कनेक्ट कर दें देन दैट इज कॉल्ड एज इक्वी पोटेंशियल सरफेस। क्या क्लियर है सबको? एक और एग्जांपल दिया एक पॉइंट चार्ज की वजह से, और एग्जांपल्स देंगे हम आपको। तो अगला जो हमारा पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वी पोटेंशियल सरफेस। क्लियर? ये समझना बहुत जरूरी है। 3 पॉइंट, तीनों 2-2 नंबर का क्वेश्चन बनता है बोर्ड्स में। तीनों जो है वो 2-2 मार्क्स के बोर्ड्स में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या कह रहा है। पहला पॉइंट पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो पहला पॉइंट कहता है कि व्हेन अ चार्ज इज शिफ्टेड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर on an equipotential surface, then work done against the electrostatic force is zero। यानी सिंपल सी बात है कि अगर मान लीजिए एक चार्ज से दूसरे चार्ज पे मतलब एक सरफेस पे, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चार्ज को मूव करेंगे तो उस वक्त वर्क डन जो होता है वो क्या होता है? जीरो होता है। बराबर सिंपल तरीके से उसको समझाता हूँ। पहला जो मैंने पॉइंट बताया वो बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्या होता है। ठीक है, मान लीजिए एक सरफेस है मेरे पास। ठीक है, मान लिया कि मैंने एक पॉइंट ले लिया P और दूसरा पॉइंट ले लिया Q। अच्छा, मान लीजिए कि इस P से Q तक मान लीजिए हम एक टेस्ट चार्ज को लेके जाना चाहते हैं। तो हम जानते हैं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो होता है इज इक्वल टू चार्ज इनटू डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल। डेल्टा वी वर्क डन इक्वल्स टू चार्ज इनटू डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल, या इक्वल्स टू कह सकते हैं Q नॉट इनटू फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। इज इट क्लियर? हो गया? लिख सकते हैं हम लोग। अच्छा, मेरा पॉइंट ये है क्योंकि हम जानते हैं कि ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, तो एज वी नो हम कह सकते हैं एज वी नो Vp इक्वल्स टू क्या है? Vq। तो हम कह सकते हैं क्या कि मेरा वर्क डन क्या हो गया? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना हो गया? जीरो। क्या इसका ये मतलब नहीं है कि एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस के अलॉन्ग चार्ज को मूव करने में एक्सटर्नल टोटल वर्क डन जीरो होगा? बोलिए, क्या ये पहला पॉइंट क्लियर है? क्या मेरा पहला पॉइंट, क्या फर्स्ट पॉइंट का एक्सप्लेनेशन क्लियर है? क्या इज दिस क्लियर? पहला पॉइंट बहुत सिंपल है। सिमिलर पोटेंशियल के सारे पॉइंट्स हैं, तो सिमिलर पोटेंशियल के जब हैं तो वर्क डन इक्वल्स टू क्या होता है? क्यू इंटू चेंज इन पोटेंशियल। पोटेंशियल में कोई चेंज हो ही नहीं रहा है तो वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो। पहला पॉइंट क्लियर है सबको? 3 प्रॉपर्टीज हैं। जल्दी लिख लें, फर्स्ट पॉइंट लिखें और उसका एक्सप्लेनेशन लिखें। तीनों 2-2 नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं।
चलिए, आई थिंक आपने पहला पॉइंट पूरा लिख लिया होगा। दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, मैं इसका भी एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करता हूं। देखिए, मान लेते हैं एक रैंडम सरफेस है कोई। ठीक है, एक रैंडम सरफेस है। मान लीजिए कि हमने कोई एक पॉइंट चूज कर लिया। हमने देखा, मान लिया, हमने ऑपोजिट ले लिया, मान लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो परपेंडिकुलर नहीं है। उल्टा मान लिया हमने कि इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर नहीं है सरफेस। ठीक बात। अगर परपेंडिकुलर कोई चीज नहीं होगा, इसका मतलब कि वो कंपोनेंट में ब्रेक होगा। कैसे? तो एक क्या होगा, एक पार्ट इसका सरफेस के अलोंग होगा, एक पार्ट इसका सरफेस के अलोंग होगा, दूसरा पार्ट इसका सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है? फील्ड का एक, अब जो परपेंडिकुलर नहीं है तो उसका एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल भी आ जाएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम आ गई है, हम पहले से ही जानते हैं कि सरफेस के अलोंग पोटेंशियल हर जगह सेम रहना है। और अगर पोटेंशियल अगर कांस्टेंट रहता है सरफेस, अलोंग द सरफेस, अगर मैं बोलूं अलोंग द सरफेस, ध्यान से देखना, अलोंग द सरफेस, अगर मेरा पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है, इसका मतलब कि dv by dr मस्ट बी इक्वल टू 0। पोटेंशियल अगर कांस्टेंट होता है तो मैं कह सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द सरफेस वाला कंपोनेंट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। याद रखिएगा, इस फील्ड के दो कंपोनेंट हैं, एक है अलोंग और दूसरा क्या है, ई परपेंडिकुलर। लेकिन क्योंकि सरफेस के अलोंग हर जगह पोटेंशियल सेम है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल मेरा क्या है, 0 है। तो इसीलिए कह सकते हैं कि फील्ड अलोंग द सरफेस भी क्या होना चाहिए, 0। ई अलोंग होता क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल ही तो होता है। फील्ड क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल होता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल मेरा क्या है, 0 है, क्योंकि हम जानते हैं कि हर जगह सरफेस के अलोंग पोटेंशियल सेम रहेगा। तो क्या हम नहीं कह सकते हैं कि फील्ड भी सेम रहेगा? तो अगर मेरा E अलोंग 0 हो गया, दिस सिंपली मीन्स, इसका मतलब क्या है कि कंपोनेंट अलोंग द सरफेस, कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, component of electric field along the surface is always 0। अगर along the component अगर 0 हो गया, इसका मतलब पक्का है कि वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं hence E must be perpendicular to surface of conductor, the surface of equipotential, या टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, सीधा सीधा कह सकते हैं, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। जल्दी से लिख लीजिए, कोई दिक्कत है तो बताइए। दूसरा पॉइंट जल्दी से लिख लीजिए, और ये उसका एक्सप्लेनेशन है, ये उसका एक्सप्लेनेशन है। ये उसका एक्सप्लेनेशन है। क्या सबको दूसरा पॉइंट समझ में आया क्या?
मैं बस तीसरा पॉइंट समझा के छोड़ दूंगा। ये सीधे सीधे मैं क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूं जो एग्जाम में आते हैं। ये छोटा टॉपिक बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, हेंस ई मस्ट, हेंस ई मस्ट लिखा है, मस्ट लिखा है, हेंस ई मस्ट। लास्ट वाला पॉइंट बहुत सिंपल है, उसको ज्यादा बताने में समय नहीं लगेगा। दूसरे पॉइंट से आज के बाद ये समझिए कि कोई भी इक्वी पोटेंशियल सरफेस हो, किसी भी पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, वही उसका फील्ड है, वही वहां पे फील्ड का डायरेक्शन है। यानी सरफेस के परपेंडिकुलर हमेशा फील्ड का डायरेक्शन बनता है। लिख लिया सबने? 30 सेकेंड्स मोर, बाकी जो बचा हुआ है वो थोड़ा बहुत लास्ट में लिख लेंगे। हम लोग लास्ट पॉइंट समझ लेते हैं थोड़ा सा। मैं इसका एक्सप्लेनेशन यहां दूंगा, ज्यादा कुछ नहीं है। थर्ड पॉइंट है टू इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस डू नॉट क्रॉस ईच अदर। ये बड़ा सिंपल है। मान लीजिए क्रॉस कर गया, हम उल्टा मानते हैं, मान लीजिए कि दो इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस एक पॉइंट से क्रॉस कर गए, लेकिन एक बड़ा दिक्कत आ गया। हम पहले दूसरे पॉइंट पे पढ़ चुके हैं कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस के किसी भी पॉइंट के परपेंडिकुलर में होता है फील्ड का डायरेक्शन। क्लियर है? अगर मैं इस कर्व के हिसाब से देखूं तो मेरा परपेंडिकुलर कुछ ऐसे हो रहा है, फील्ड का डायरेक्शन। इस सरफेस के देखो तो कुछ ऐसे हो रहा है। आप मुझे बताओ, एक जगह पे दो डायरेक्शन हो सकता है क्या? आप मुझे बताओ, क्या एक जगह पे दो डायरेक्शन पॉसिबल है क्या? काम खत्म, क्या होगा, क्या इंटरसेक्ट करेगा क्या? समझ में आ गया? लिख दोगे, एक्सप्लेन कर लोगे इसको, कहानी खत्म। यही तीन प्रॉपर्टीज हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस के। अगले दिन जब हम मिलेंगे तो एग्जांपल लिखूंगा, 2-4 मिनट का टॉपिक है, मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, छोड़ देता हूं। वो हैगा एग्जांपल्स ऑफ इक्वी पोटेंशियल सरफेस, और एक आध क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और अगले दिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे, ठीक है। पोटेंशियल खत्म हो चुका है, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। कल होमवर्क, कल डिस्कशन भी है क्वेश्चन का कुछ, ठीक है। और आप वाइवा की तैयारी करो, पूरा नोट्स रिवाइज करो ठीक से, सब लोग वाइवा की तैयारी करें। वाइवा बहुत स्ट्रिक्ट होगा, याद रखना, ये वाइवा डिसाइड करेगा कि आप आगे के वाइवास कैसे आप दोगे, ठीक है। चलिए, हैव अ नाइस डे। सेशन एंड कर रहा हूं, बाय बाय।